जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज है 15 अगस्त 2021 और आज जो हुआ था टेस्ट जिसमें कि फर्स्ट टॉपर आपका आज का जो टॉपर रहा ओवरऑल टॉपर राजेश कुमार फर्स्ट नंबर पर। ठीक है, ओवरऑल सेकंड टॉपर ऋचा सिंह 77 नंबर के साथ और ओवरऑल थर्ड टॉपर जो है यह रवि कुमार है 77 नंबर के साथ। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो टेस्ट होता है मतलब प्रत्येक संडे को जो क्लास में पढ़ाते हैं उसी का टेस्ट लिया जाता है। ठीक है, उसी का। और देखिए 70% क्वेश्चन क्लास से रहता है और 30% क्वेश्चन जो है इधर उधर करके हम देते हैं। ठीक है, और देखिए अगर देखिए यहाँ पे जो है 3 बॉयज टॉपर और 3 गर्ल्स टॉपर, तो गर्ल्स टॉपर में फर्स्ट टॉपर रही ऋचा सिंह, सेकंड जो है आरती, सेकंड आरती और थर्ड नंबर पर है गुड़िया। ठीक है, थर्ड नंबर पर गुड़िया। फर्स्ट टॉपर है बॉयज में या ओवरऑल भी कहें तो यह है राजेश कुमार 82 नंबर के साथ, 82 नंबर के साथ। ठीक है, और सेकंड टॉपर रवि कुमार यह 77 नंबर के साथ और थर्ड टॉपर जो है यह राहुल राज है। क्या है? राहुल राज। और यह जो है थर्ड टॉपर है। ठीक है, अब देखिए आरती का नंबर आया है 73। ठीक है, राहुल का है 74 और गुड़िया कुमारी का है 67। ठीक है, 67। इस प्रकार से आज का टेस्ट संपन्न हुआ। ठीक है, फिर अगर आप लोग भी इस टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो रैंकर्स 30 जो कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस पटना में है, आप वहां आकर के ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट। और फिर आप नेक्स्ट टेस्ट होगा अगला संडे को। ठीक है, और आज से देखिए मेरा यूट्यूब पर जो है आपका होमवर्क सीरीज भी आ रहा है और आज से होमवर्क सीरीज रहेगा तो फिर उसका भी टेस्ट जो है संडे संडे हम लेंगे। ठीक है, तो उससे भी आप अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसमें मात्र टेस्ट का जो फी रहेगा मात्र 5 रुपये रहेगा ऑनलाइन टेस्ट का। ठीक है, 5 रुपये पर टेस्ट रहेगा और उसका पहले होमवर्क दे देंगे, उसके बाद जो है उसको हम टेस्ट लेंगे प्रत्येक संडे या सैटरडे को। उसका घोषणा जो है एक दिन पहले हम कर देंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब आप लोग का क्वेश्चन की देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या क्या पूछा था और सारे क्वेश्चन को हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। ठीक है, आज का क्वेश्चन देखिए, आज यह टेस्ट नंबर 6 है। ठीक है, इसके पहले हम 5 सेट का डिस्कशन भी करवा चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं अब सारा वीडियो जो है आपका सेव है, वहां जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, और आज है 15 अगस्त 2021। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया था? किस वर्ष अधिनियमित किया था? यह किया था 1980 में। कब किया था? 1980 में। और यह प्रभावी जो हुआ था यह 25 अक्टूबर 1980 से यह प्रभावी हो गया था। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, राजद्रोह सभा को रोकने का अधिनियम जो आया था यह 1908 में नहीं आया था, यह आया था 1907 में। ठीक है, 1907 में। करेक्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है? यही क्या है, सुमेलित नहीं है। दूसरा है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, यह 1908 में आया था, बिल्कुल सही है। भारतीय भारतीय फौजदारी कानून अधिनियम जो आया था यह भी 1908 में। समाचार पत्र अपराधी के लिए प्रोत्साहन अधिनियम यह भी 1908 में आया था। यानी कि तीनों सही है, एक नंबर गलत है और एक ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कह रहा है कि कब लागू हुआ, तो यह लागू हुआ था 26 अक्टूबर 2006 को। 26 अक्टूबर 2006 आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है और यही आपका राइट आंसर होगा। और कहा कि यह अधिनियम आया कब था? यह अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। और राष्ट्रपति की सहमति जो मिला था इसको 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति की सहमति मिल गया था और यह लागू जो हो गया था 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को। नेक्स्ट चलते हैं कि किस वर्ष जो है, किस वर्ष में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम प्रथम बार लागू किया गया? यह किया गया 1 जून 1955 को, 1 जून 1955 को, 1 जून 1955 को यह लागू किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5 करा कि रेलवे अंचलों के लिए सांसद सदस्य की परामर्शदात्री समिति का गठन
किया जाता है किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? संसदीय कार्य मंत्रालय, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा क्या कि रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सहकारी समिति का गठन किया जाता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है सार्वजनिक लेखा समिति अपने आख्या किसको प्रस्तुत करती है? तो यह जो है इसका राइट आंसर जो होगा सांसद को। किसको करेगा? सांसद को, ठीक है। अब देखिए इसी को लोक लेखा समिति भी कहते हैं, और लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 15 सदस्य और राज्यसभा से जो है 7 सदस्य होते हैं, और इसका जो कार्यकाल होता है वह 1 वर्ष का होता है। क्या होता है? 1 वर्ष का होता है। और अगर पूछे कि इसका कार्य क्या होता है, लोक लेखा समिति का कार्य क्या होता है, तो यह सरकार के विनियोग लेखा और उन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की यह क्या करता है? जांच करता है, ठीक है, जांच करती है। चलिए उसके बाद चलते हैं, आपका नेक्स्ट है 7 नंबर का कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति जो है प्राक्कलन समिति है। क्या है? प्राक्कलन समिति। और प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं। कितना सदस्य होते हैं? 30 सदस्य। और यह 30 के 30 सदस्य जो है लोकसभा के होते हैं। टोटल जो है लोकसभा के होते हैं। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए लोक लेखा समिति तभी बता दिए, इसमें कितना 22 सदस्य होता है, जिसमें लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं आपका 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर है कि धन विधेयक, राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा वापस करना चाहिए? तो यह है 14 दिन के अंदर। कितना? 14 दिन के अंदर अगर वापस नहीं होता है तो इसको जो है पारित समझा जाता है, ठीक है, पारित समझा जाता है। और देखिए कोई धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक जो है किस अनुच्छेद में चर्चा है? अनुच्छेद 110 में, 110 में। और देखिए धन विधेयक यह पूर्ण रूप से लोकसभा अध्यक्ष का ही अधिकार होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष ही क्या करता है, धन विधेयक है या नहीं, यह कौन करता है निर्णय? यह लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए है कि कोई विधेयक यानी धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो स्पीकर आपका किस में है? ऑप्शन नंबर बी, यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया? धन विधेयक को परिभाषित किया गया, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि आपका जितना, देखिए क्वेश्चन को जो है आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है, और कितना नंबर आ रहा है कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। और जो भी वीडियो मेरा देख रहे हैं एक लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है, एक लाइक जरूर कीजिए, तो उससे हमको बहुत मतलब मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए देखते हैं आज मतलब 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धन विधेयक की परिभाषित किया गया है किस अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा? अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 110 में जो है परिभाषित किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 109 में क्या है? धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध जो है, धन विधेयक के संबंध में विशेष उपबंध, यह जो है अनुच्छेद 109 में है। और देखिए अब है 111। 111 में क्या है कि कोई भी विधेयक लोकसभा से भी पारित हो जाता है, राज्यसभा से भी पारित हो जाता है, तो स्वीकृति राष्ट्रपति की अनुमति से होता है। तो स्वीकृति यानी कि विधेयकों पर अनुमति देगा या नहीं, यह राष्ट्रपति का अधिकार है अनुच्छेद 111 में, ठीक है। और 112 में क्या है? अनुच्छेद 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। और 114 में क्या है? यह विनियोग विधेयक है। क्या है? विनियोग विधेयक। और अनुच्छेद 117 की बात करें तो यह वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध अनुच्छेद 117 में, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं शून्यकाल। शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो शून्यकाल जो है संसदीय व्यवस्था के भारत का ही देन है। और शून्यकाल का अवधि होता है 1 आवर का, 1 घंटा का। और यह प्रारंभ हुआ था 1960 में। कब प्रारंभ हुआ था? 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्य विशेषाधिकार तथा उन मूर्तियों को निर्धारण करती है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 105, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए एक अनुच्छेद 117 क्या है? इंपोर्टेंट है, तो यह वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है वह अनुच्छेद 117 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंध किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 122 में। किसमें? अनुच्छेद 122 में। अब देखिए अनुच्छेद 127 में क्या है? तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 126 यह है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 139 में क्या है? कुछ रीट निकालने की शक्तियां का उच्चतम न्यायालय को शक्ति जो है प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। कोई भी संसद सदस्य है, अगर वह बिना संसद को सूचित किए 60 दिन अगर अब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या होगा? समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न कौन सा नंबर है? अगला प्रश्न है आपका 14 के बाद 15 नंबर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल कितने न्यायाधीश है? देखिए अभी जो है मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 34 न्यायाधीश है। कितना है? 34। एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश है। टोटल कितना हो गया? 34। ठीक है, और अगर उसके बाद चलते हैं आपका, ये कब किया था? ये 2019 में किया था, इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं 16 नंबर। कह रहा है कि भारत में जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ था? किस तिथि को हुआ था? तो यह 28 जनवरी 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की गठन जो है यह अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, न्यायालय में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय में सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो अन्य न्यायाधीश की वह सलाह से करेगा, और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा तो वह मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करेंगे। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का जो शक्ति है वह किसके पास है? संसद के पास है। और यह 124 के 1 के अंतर्गत यह पाया जाता है कि अगर पूछे कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन संसद में जो है मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर संख्या बढ़ाने की बात हो तो वह संसद को शक्ति प्राप्त है कि न्यायाधीश की संख्या बढ़ा सकते हैं, और यह अधिकार संसद को 124 ए के तहत दिया गया है। नेक्स्ट है कि लोकसभा में वर्तमान सदस्य की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में जो है सदस्य की संख्या कितनी है? तो आप देखिएगा अभी दो टोटल, तो अभी वर्तमान में कितना 545 था, लेकिन क्या है कि 2 एंग्लो इंडियन को इस बार नहीं लिया गया है, यानी कि अभी वर्तमान में जो है वह कितना है? 543 है। कितना है? 543। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं आगे। कह रहे कि लोकसभा केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व, यानी कि सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? देखिए कह रहा है कितना हो सकता है, तो हो सकता है कितना? 20। कितना? 20 हो सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में 19 ही है, वर्तमान में 19 ही है। अब देखिए कहाँ कहाँ मिलाकर 19 है। दिल्ली में जो है आपका 7 है, दिल्ली में कितना है? 7। जम्मू कश्मीर में 5 है। लद्दाख, लद्दाख में 1 है। देखिए लद्दाख हो गया, पांडिचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सारे में कितना है? 1-1 है। ठीक है, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप में यहाँ पे कितना है? 2 है। तो टोटल मिला के अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश में जो है कितना लोकसभा के सदस्य हैं? यह 19 है। ठीक है, लेकिन वहां हो सकता है 20 हो सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं उसके बाद प्रश्न नंबर 20। भारत में प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत के जो प्रथम विधि अधिकारी होते हैं वह भारत का महान्यायवादी। कौन होते हैं? भारत का महान्यायवादी। यह भारत के किसी भी न्यायालय में जाके सुनवाई कर सकते हैं, और यह किसी भी सदन में बैठक में भाग भी लग सकते हैं और बोल भी सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता है। और इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 76 के तहत, और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी कि इसको राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा सकते हैं। अब देखिए भारत के महान्यायवादी की सहायता के लिए जो है एक सॉलिसिटर जनरल, एक सॉलिसिटर जनरल और 2 अन्य सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य सरकार कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार जो होता है वह महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं अनुच्छेद 165 के तहत। और यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं? पद धारण करते हैं, यानी कि राज्यपाल जब चाहे महाधिवक्ता को हटा सकता है। और महाधिवक्ता को अधिकार है कि जैसे विधानसभा हो गया, विधान परिषद, ये सब के बैठक में यह भाग लेता है, बोलता भी है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। और यह राज्य के जितने भी न्यायालय है सभी में जो है मतलब बहस करने का इसको अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका 22 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? देखिए कैग, ठीक है, कैग की नियुक्ति होती है अनुच्छेद 148 के तहत। कौन करते हैं? राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति के पद मतलब प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करते हैं, क्योंकि इसको हटाने के लिए संसद की, जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं, उसी प्रकार से जो है आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटा सकते हैं। यानी कि संसद में जो है मत देने वाले कुल सदस्य का 2/3 बहुमत से ही इसको क्या करते हैं? हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इसका जो कार्यकाल रहता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए उसकी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 149 में जो है, अनुच्छेद 149 में क्या है? तो कैग के यानी कि CAG क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के शक्ति एवं कर्तव्यों की बात कहा गया है। किसमें? अनुच्छेद 149 में, अनुच्छेद 149 में, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं। आपका प्रश्न नंबर, आपका कितना प्रश्न नंबर है? 23। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का टीका टिप्पणी उचित कार्यवाही के लिए अंतिम जिम्मेवारी जो होता है वह कौन होता है? तो अंतिम जिम्मेवारी इसका किसका होगा? संसद को, चूंकि संसद के द्वारा ही इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है, हटा सकते हैं। चलिए उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? देखिए तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 127 के तहत किया जाता है। और अनुच्छेद 126 के तहत जो है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। और अनुच्छेद 128 की बात करें तो यह सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पुनः अगर बैठक में बुलाना चाहते हैं तो वह जो है अनुच्छेद 128 के तहत उसको बुलाया जाता है। और अनुच्छेद 129 में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यह वर्णित करता है अनुच्छेद 129 में। नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान का जो है वादन कितना होता है? संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन जो होता है यह 52 सेकंड होता है। कितना होता है? 52 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पेंशन भारित होता है किस पे? देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का नहीं। और पेंशन का रहा है, अगर उच्च न्यायालय का पेंशन की बात करें तो यह संचित निधि पर ही भारत के संचित निधि पर भारित होता है। और अगर इसका वेतन की बात करें तो वेतन जो है यह राज्य के संचित निधि पर भारित होता है। दोनों दिमाग में रखिएगा एकदम सेट करके, ठीक है। नेक्स्ट है कि मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? यह मिस्र का है। किसका है? मिस्र का। और इराक का गुप्तचर संस्था का नाम क्या है? अल मुखबरात। क्या है? अल मुखबरात किसका है? इराक का, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जापान का जो गुप्तचर संस्था उसका नाम है नाइचो। क्या नाम है? नाइचो, ठीक है। जापान का क्या है? नाइचो, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एक इजराइल आता है। कौन आता है? इजराइल। इजराइल का जो गुप्तचर संस्था का नाम है वह क्या है? तो इजराइल के जो गुप्तचर संस्था का नाम है वह मोसाद है। क्या नाम है? मोसाद। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एक संसद का नाम पूछ रहा है, कह रहा है कि रिस्क डाग जो है किस देश की संसद का नाम है? रिस्क डाग यह स्वीडन की संसद का नाम है। किसका? स्वीडन का, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नॉर्वे की संसद का नाम जो है वह अस्टोर्टिंग है। क्या नाम है? अस्टोर्टिंग है। और ईरान का जो संसद की नाम है वह मजलिस है। मजलिस की बात करें तो यह मजलिस मालदीव की भी संसद का नाम है। पोलैंड जो है, पोलैंड के जो संसद का नाम है सोजिम है। क्या नाम है? सोजिम है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं। पुर्तगाल, चीन व जर्मनी की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है व्हाइट बुक पर, किस पे होता है? व्हाइट बुक पर। पुर्तगाल, चीन व जर्मनी के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन यह व्हाइट बुक पर होता है। अब देखिए ब्लू बुक की बात जहां आया तो ब्लू बुक पर जो है ब्रिटिश सरकार के सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन होता है। ग्रे बुक पर बेल्जियम व
जापान की सरकारी रिपोर्ट का प्रकाशन जो होता है वह ग्रे बुक पर, और अगर ग्रीन बुक का करें तो यह इटली और ईरान की सरकारी रिपोर्ट का जो प्रकाशन होगा वह ग्रीन बुक पर होगा, ग्रीन बुक पर होगा। नेक्स्ट है कि भारत ने जो है अशोक स्तंभ किस भाग को, भारत ने जो है अशोक स्तंभ के किस भाग को प्रतीक के रूप में अपनाया है? अशोक स्तंभ के किस भाग को कह रहा है? तो यह शीर्ष भाग को, किसको? शीर्ष भाग को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। उदय भूमि किसका समाधि स्थल है? उदय भूमि जो है किसका समाधि स्थल है? तो यह के आर नारायण का है। किसका है? के आर नारायण का। जबकि मोरारजी देसाई का जो समाधि स्थल है अभय घाट है। क्या है? अभय घाट। बी आर अम्बेडकर का है चैत्रा भूमि। क्या है? चैत्रा भूमि। लाल बहादुर शास्त्री का जो है विजय घाट। क्या है? विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी की महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना परसेंट करने की घोषणा किया है? तो 17% से बढ़ाकर 28% करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कौन सा जोड़ी सुमेलित है? कौन सा जोड़ी सुमेलित है? देखिए लेक्सिकोग्राफी यह शब्दकोश के संकलन से है, बिल्कुल सही है, और यही सुमेलित है आपका। और अगर पूछे कि फिलोलॉजी, फिलोलॉजी डाक टिकट के संग्रह से संबंध नहीं है। फिलोलॉजी का संबंध जो है वह भाषा की संरचना एवं विकास एवं इतिहास का अध्ययन से संबंधित है। कौन? फिलोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो है यह कीटों के अध्ययन से संबंधित है। और एक आइकोनोग्राफी क्या है? यहाँ पे आइकोनोग्राफी होगा, ठीक है। आइकोनोग्राफी यह जो है प्रतिमाओं, तो यह चित्रकलाओं का जो अध्ययन होता है वह किसमें होता है? आइकोनोग्राफी में, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 34 नंबर। जेरंटोलॉजी जेरोंटोलॉजी इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो जेरोंटोलॉजी यह वृद्ध के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, जेरोंटोलॉजी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। करा कि आर्कियोप्लेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? देखिए करा कि आर्कियोप्लेटेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच जो है के बीच जो है योजक करी है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह कौन सा होगा? उभयचर और पक्षी का। किसका है? उभयचर और पक्षी का। अब देखिए आर्कियोप्लेटेरिक्स यह क्या है, यह भी पूछता है। यह जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल से जो है अनुपस्थित था? तो यह ऑक्सीजन ही अनुपस्थित था। और अगर सबसे पुराना जीव पूछे कौन सा है, तो यह है नीलहरित शैवाल। और नीलहरित शैवाल ही जब क्या हुआ था, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया शुरू हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। पहले ऑक्सीजन अनुपस्थित था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आप जानते होंगे, इसका होगा कंगारू चूहा। कौन सा होगा? कंगारू चूहा, आपका ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए कंगारू चूहा जो है यह ऊंट से भी ज्यादा दिन तक बिना पानी के रह सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पादप को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर जो होगा सैलोभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? सैलोभिद, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि तमिल भाषा के जो है शिल्पादिकरम और मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किन निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा कदंब का उल्लेख नहीं हुआ है। संगम साहित्य में 3 राज्य का उल्लेख था, चोल, चेल और पांडे। चोल, चेल और पांडे, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकापियम ग्रंथ जो है यह संबंधित है व्याकरण और काव्य से। किससे संबंधित है? व्याकरण और काव्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करें कि धार्मिक कथा कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो कुरल जो है यह तमिल भाषा में है। किस में है? तमिल भाषा, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? देखिए भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट है किस सातवाहन शासक के जो है सिक्के पर
मछली, शंख और जहाज अंकित है? किस सातवाहन सिक्के पर जो है मछली, शंख और जहाज अंकित है? इसका राइट आंसर जो होगा वह यज्ञ श्री सतकर्णी, यज्ञ श्री सतकर्णी आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। कह रहा है कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसमय की थे, यानी कि महाभाष्य के लेखक पतंजलि जो है वह समसमयी थे, किसके समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग के, पुष्यमित्र शुंग के, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी किसने लिखा? देखिए पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी एक गुमनाम नाविक ने किया था। किसने किया था? गुमनाम नाविक ने। इसमें से कोई इसका सही आंसर, इसका नन ऑफ दिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ। किससे जुड़ा है? जूनागढ़ स्तंभ लेख के साथ, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किस का जो है जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था खारवेल का। किसका? खारवेल का, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि काल के जो है भारत पर आक्रमण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? यानी सबसे पहले जो है था यूनानी, शक, उसके बाद कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा यूनानी, शक और कुषाण, यूनानी, शक और कुषाण। चलिए उसके बाद है गंधार शैली का संश्लेषण है, गंधार कला शैली का एक संश्लेषण है किसका? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय तथा यूनानियों का, भारतीय तथा यूनानिया, ऑप्शन नंबर डी में है और डी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? तो वर्ण व्यवस्था का रक्षक जो कहा जाता था, किसको कहा जाता था? गौतमी पुत्र सातकर्णी को, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य के बाद, यहाँ देखिए मौर्य होगा, ठीक है, मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वह कौन सा था? तो मौर्य के बाद सबसे प्रभावशाली सातवाहन था। कौन था? सातवाहन था, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? राजवंश और सिक्का, ठीक है, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र सही है, कुषाण स्वर्ण एवं ताम्र ये सही है, ठीक है। दूसरा है गुप्त स्वर्ण एवं रजत, ये सही है। सातवाहन में स्वर्ण नहीं था, ठीक है, इसमें क्या क्या था? चांदी, तांबे और शीशा का, चांदी, तांबे और शीशा का, सातवाहन में स्वर्ण नहीं था, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलचुरी स्वर्ण, रजत और ताम्र सही है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत तथा शक संवत में कितने का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। कितने का? 135 वर्ष का अंतर है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था? नियमित उपयोग के लिए स्वर्ण सिक्के का प्रयोग जो किया था विम कैडफिसेस ने। किसने? विम कैडफिसेस, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। बुद्ध की 80 फीट की प्रतिमा जो बोध गया में है, इसका निर्माण जो किया गया था किसके सहायता से किया गया था? यह जापानियों के द्वारा। किसके? जापानियों की सहायता से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है, यह कहां से लिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह होगा कौन सा? उपनिषद से। किससे? उपनिषद से लिया गया था इसका, यानी कि राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए उपनिषद से, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है, उपनिषद से। नेक्स्ट है सत्यकाम जबाल की कथा, सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ को होने का लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है किसमें? तो यह जो है छांदोग्य उपनिषद में। किसमें है? छांदोग्य उपनिषद। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने का लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है किससे? यज्ञ संबंधी जो विधि विधानों का पता चलता है किस वेद से चलता है? इसका राइट आंसर होगा यजुर्वेद से। किससे? यजुर्वेद, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पन पुरा स्थल है, दधेरी एक हड़प्पन पुरा स्थल है जो कि किस क्षेत्र में पड़ता है? पंजाब में, पंजाब, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत ने किस देश के साथ जो है पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा सिंगापुर के साथ। किसका? सिंगापुर के साथ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि 43वां रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल, रेडियो हिल्स यंगिस्तान का दिल ऑनलाइन रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया गया? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, किस राज्य सरकार ने जो है ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है? ड्रैगन फल का नाम बदलकर कमलम रखने का फैसला किया है गुजरात सरकार। किसने? गुजरात। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। किस राज्य में पहले जो है पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किया गया? कलरव का उद्घाटन किया बिहार जिला का जमुई जिले में है नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य, वहीं पे इसका शुरुआत यानी उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है किस देश ने जो है मृत्युदंड की सजा को समाप्त कर दिया? देखिए यहाँ पे दो ऑप्शन कजाकिस्तान है और कजाकिस्तान इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कजाकिस्तान। उसके बाद चलते हैं 66 कहा कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में जो है कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा? क्या यहाँ है शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में शीर्ष पर जो रहा वह इंडोनेशिया रहा, कौन सा? सिंगापुर रहा। सिंगापुर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी है सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न नंबर आपका 67 कहा है कि विश्व किडनी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को। कब? 11 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स की पहल शुरू किया? किस राज्य में जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील्स पहल शुरू किया? इसका राइट आंसर होगा हरियाणा ने। किसने किया है? हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक, बी हरियाणा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 31वां एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में भारत जो है पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? तो भारत का पदक तालिका में चौथा स्थान रहा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर कह रहा है कि हाल ही में सूचना अनुसार भारत का स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर को किसने जो है विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो यह आईआईटी रोपर ने किया है। आईआईटी रोपर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन यह हरियाणा में किया जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? देखिए नीरज चोपड़ा भी हाल में बहुत ही चर्चा में रहा है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है? यह हरियाणा से है। कहाँ से? हरियाणा से। और इसने भी टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो 2020 का जो आयोजन हुआ 2021 में, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किए हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? वाईचुंग भूटिया का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। और वाईचुंग जो है भूटिया यह किस राज्य से है? यह सिक्किम से है। कहाँ से है? सिक्किम से। बाईचुंग भूटिया का संबंध यह सिक्किम राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन जो होगा वह कब किया जाएगा? 2032 में। कब होगा? 2032 में ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ होगा? ब्रिस्बेन में। और 2028 में 34वां होगा और यह यूएसए के लॉस एंजलिस में होगा, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसका राइट आंसर देखते हैं, कह रहा है कि कौन सा हो जाएगा? ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट यह जारी करता है कोर्सेरा। कौन करता है? कोर्सेरा द्वारा, ठीक है, कोर्सेरा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। और देखिए इसमें जो है आपका भारत का स्थान जो आया है 67वां। फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड है। फर्स्ट स्थान पर स्विट्जरलैंड, इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए इकोनॉमिस्ट एंड इंटेलिजेंस यूनिट यह ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी करता है, जिसमें फर्स्ट स्थान पर कौन? ऑकलैंड रहा है। फर्स्ट स्थान पर ऑकलैंड। और अगर लोवी संस्थान की बात करें तो देखिए अभी कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है लोवी संस्थान ने, और इसमें फर्स्ट स्थान जो रहा वह फिनलैंड का रहा। इंडिया का स्थान 139वां रहा, 139वां रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021
में जो है शीर्ष पर कौन रहा? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर रहा ऑकलैंड। कौन रहा? ऑकलैंड। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर डी है ना, हाँ डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है महापरिनिर्वाण, निर्वाण का मतलब क्या? मृत्यु। इसका हुआ था कुशीनगर में। कहाँ पे? कुशीनगर। और इसका मृत्यु कब हुआ? 483 ईसा पूर्व। इसका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पे? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी में। और ये भी क्वेश्चन आता है कि बुद्ध ने जो है अपना अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताए थे? यह वैशाली में। कहाँ पे? वैशाली में अपना अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे। नेक्स्ट है कि ब्राह्मी लिपि सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि जो पढ़ा था सर्वप्रथम, ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। किस काल में अछूतों की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो अछूतों की अवधारणा जो हुआ था यह धर्मशास्त्र के समय। किसके? धर्मशास्त्र के समय। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कर्नाट वंश का संस्थापक जो था वह नान्यदेव था। कौन था? नान्यदेव। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि शुंग वंश के बाद किस वंश का भारत पर राज किया? शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। कौन आया था? शुंग वंश के बाद कण्व वंश आया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए शुंग वंश, इसका जो अंतिम शासक था देवभूति था। कौन था? देवभूति था। और देवभूति की हत्या करके जो है वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके वासुदेव जो है क्या किया था? इसका कण्व वंश का स्थापना किया था, ठीक है। और शुंग वंश का जो स्थापना किया था वह पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईसा पूर्व में इसका स्थापना किया था, 185 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली? कला के जो है कला की गंधार शैली किसके समय फली फूली? यह हो जाएगा कुषाणों के समय। किसके समय? कुषाणों के समय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को अधिकतम ग्राम दान में दिया था? अधिकतम ग्राम जो है दान में दिया था। इसका राइट आंसर होगा गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए नेशन इन द मेकिंग। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उसके बाद है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वह कौन थे? ठीक है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक जो थे वह रफीक जकारिया थे। कौन थे? रफीक जकारिया। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है श्रीमद् भगवद गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक रहस्य के लेखक जो थे वह बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को जो कहलाते थे, क्या कहलाते थे? उपाध्याय कहलाते थे। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा होता है? इसका कोई उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मूलतः जो था वह था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म जो है मूलतः था प्रकृति पूजा और यज्ञ। प्रकृति पूजा और यज्ञ आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ब्राह्मणवाद ने जो है ने की थी जिसने जो है कुछ वेद मंत्रों की रचना किया था? निम्नलिखित में से कौन सी ब्राह्मणवाद ने जिनसे जो है कुछ वेदों की रचना किया था? तो ये लोपामुद्रा ने, ठीक है, लोपामुद्रा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। राजा अश्वपति शासक थे कैकेयी के। कहाँ के थे? कैकेयी के। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण क्रम में कौन सा विस्तार सही है? तो सबसे उत्तर में क्या है? एज़टेक, उसके बाद माया, उसके बाद मुइस्का, इंका, ठीक है, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहर पर नहीं मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के मुहर पर नहीं मिलता है, घोड़ा का अंकन नहीं मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में
कुल कितनी महिला सदस्य थी? देखिए संविधान सभा में जो कुल महिला सदस्य की संख्या कितना था? 15 था। और SC ST अनुसूचित जनजाति और जनजाति की संख्या जो था वह 33 था। ठीक है, इसका राइट आंसर महिला का पूछ रहा है तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत है? संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस भारत था, यह ऑस्टिन का कथन है। किसका है? ऑस्टिन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रारूप समिति का गठन जो किया गया था कब हुआ था? प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। और प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है BR अम्बेडकर थे। BR अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा के प्रतिनिधित्व देने वाले भारतीय संविधान निर्माता निम्नलिखित में से उदाहरण से प्रभावित था? किसके संविधान से वह प्रभावित था? यह आयरिश के संविधान से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से जो संबंधित है वह कौन सा भाग हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा भाग 9 हो जाएगा। कौन सा? भाग 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी भाग 9। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है। और भाग 8 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। भाग 6 में राज्य है। भाग 5 में संघ है। और भाग 7 को निरसित किया गया है। भाग 9 के क में है नगर पालिका, 9 के ख में है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया, यह अनुच्छेद 312 में है। 312 ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद के तहत केंद्र शासित प्रदेशों के लिए के उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यह आपका 241 के तहत। 241 के तहत। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्त के बीच शेयर जरूर कीजिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।